अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियेकार मज़हर बल्ला साहब, जबकि हमें प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी साहब। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मज़हर बल्ला साहब का ख़ुसूसी पैगाम जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम हस्ब साबक हस्ब रवायत दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बल्ला साहब, हम डिस्कस करेंगे कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और उसके साथ चेयरमैन पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म करने की हरा हमवार हो गई है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम समेत नाअहली ख़त्म करने से मुतल्लिक बिल एक ही दिन में सेनेट से मंजूर कर ली गए हैं। और उसके साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। क्या जब हुकूमत अब चाहेगी उसी वक्त ही इलेक्शन होंगे? और इसके साथ हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मबैन इख्तलाफात ने सर उठाना शुरू कर दिया है। क्या दोनों जमातें जो इत्तहादी थी आने वाले दिनों में एक दूसरे की हरीफ बनने जा रही हैं? और इसके साथ आपको बताएंगे कि मिफ्ता इस्माइल के बाद शाहिद खकान अब्बासी की भी नून लीग से राहें जुदा होती दिखाई दे रही हैं। और जो आज मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी कौंसिल जनरल का इजलास हुआ, उसमें शाहिद खकान अब्बासी को कोई पार्टी ओहदा नहीं दिया गया। इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से अरबों रुपए बिजली के बिलों में की मद में वसूल किए गए, लेकिन मुतलका कंपनियों में ये रकम जमा न करवाने से मुख्तलिफ बिजली सार्फिन के मीटर कटना शुरू हो गए हैं। कितने अरब रुपए पाकिस्तान पोस्ट इस वक्त दबा कर बैठा हुआ है और किस तरह सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, ये इस स्टोरी की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मज़हर बल्ला साहब का तज्जिया लेने से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज किन ख्यालात का इजहार किया, पहले उनका एक शॉर्ट सुनते हैं और फिर बल्ला साहब से उनके मौक़िफ़, उनके नए ख्यालात के हवाले से तज्जिया लेंगे। जी। पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। हमने जिस हालात में ये इक़्तिदार संभाला, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांटों की, ये फूलों की सेज नहीं, कांटों की माला है। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं, अपना सियासी सरमाया झोंक दिया, सियासत नहीं की, रियासत को बचाया, खुदा की कसम। और इतने मुश्किल हालात में ये कोई आसान फैसला नहीं था। जी बल्ला साहब, आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये शॉर्ट सुना। हम मुख्तलिफ निजी महफिलों में सुनते थे कि आइंदा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो नवाज शरीफ ही होंगे, मुख्तलिफ पार्टी लीडर भी कहा करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी इस राह के अंदर उनकी नाअहली सबसे बड़ी रुकावट थी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। लेकिन आज हमने देखा कि सेनेट में 2 बिल बहुत ही सुस्त रफ्तारी से मंजूर करवाए गए, जिसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरा बिल था कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। जब भी 62(1)(f) के तहत कोई नाअहली होगी, उसमें चूंकि आइन खामोश है कि मुद्दत कितनी होगी, हम उसकी मुद्दत 5 साल का तयन कर देते हैं। यूं देखा जाए तो जिसमें नवाज शरीफ साहब को जुलाई 2017 में नाअहल हुए जब उन्हें सजा सुनाई गई, और इस तरह जहांगीर तरीन दिसंबर 2017 में, तो दोनों की 5 साल की मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आइंदा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो नवाज शरीफ होंगे, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, और क्या इलेक्शन से पहले आपको लगता है कि उनको वाज़े हो गया है कि मुस्लिम लीग नून ही इक़्तिदार में आ रही है और नवाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे? भट्टी साहब देखिए, एक तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज जिस जगह ख़िताब फरमा रहे थे वो ज़ाहिर है उनके पार्टी के लोग थे और उनके इंतखाब का दिन था, वो खुश भी थे। और उसमें ज़ाहिर है उन्होंने एक सियासी चाल चली और ये फरमाया कि नवाज शरीफ ही की पग है जी, तो हम सब उनके सर पे रखेंगे। अब गुजारिश ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर तमाम लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो मियाँ नवाज शरीफ का मरहून मिन्नत है जी, शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। सो उन्होंने एक पॉलिटिकल बात ये कर दी। एक बात मैं यहाँ ये करूँगा, देखिए हमारे यहाँ हमारी सिविल सोसाइटी या हमारा पढ़ा लिखा तबका या हमारे नौजवान या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जी, एक बात बड़ी शद्दोमत से करते हैं कि मरूसी सियासत, और बदकिस्मती से आज नून लीग के इस इंतखाब वाले दिन में भी ये झलक नज़र आई कि
ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब सदर बने जी। और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज साहबा बनी, हमज़ा शहबाज को भी ओहदा दे दिया गया और अपने रिश्तेदार जो हैं साखडार उनको फिनांस सेक्रेटरी बना दिया गया और एक और इनके पुराने ताबेदार अता तारड़ जो हैं उनको एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। तो इससे एक तासर उभरता है जी। कि ये कोई फैमिली पॉलिटिक्स हो रही है, जी। फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है। तो गुजारिश ये है कि ये अच्छी बात होती अगर दूसरे लोगों में ज़्यादा ओहदे तकसीम किए जाते ताकि ये तासर कायम ना होता। अच्छा, जहाँ तक ये नाहली वाली बात है, देखिए इसमें दो बातें हैं, एक मस्बत है एक मनफी है। मस्बत तो ये है कि जिनकी नाहली हुई उनकी नाहली ख़त्म हो जाएगी, मगर इसमें मनफी पहलू ये है कि आप बहुत बड़ा जुर्म करें और उसके बाद 5 साल गुजार लें और फिर आप अहल हो के आ जाएँ 5 साल बाद जी। तो इसका मतलब है कि आज की जो तरमीम है वो आपके जराइम को धो देगी। आपने लेकिन जो बला कुछ साहब मामला किया ये ना कि आइन के अंदर भी उसकी मुद्दत का तयन नहीं है, तो फिर ये मुद्दत तय तो होनी थी अल्टीमेटली। और आपको याद होगा जब फैसल वाडा का केस की समाअत जारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो चीफ जस्टिस उमर त्याब बंदयाल के ये रिमार्क्स थे कि 62(1)(f) का जो कानून है ड्रैकोनियन लॉ है और हमारे पास अगर कोई दरख्वास्त है तो अदालत इस पर नज़रसानी करेगी। तो मुख्तलिफ लेवल के ऊपर ये कंसेंसस है कि इस बात का तयन होना चाहिए कि जब किसी को सज़ा हो तो कितनी मुद्दत के लिए वो नाहिल होगा। देखिए ये बात दुरुस्त है आपकी कि ये आइन बताने से कासर था, लेकिन ये भी आपके पेश नज़र बात रहनी चाहिए कि इस आइन को बनाने वाले हमारे सियासतदान हैं। फिर 1973 में जो आइन बना आज उसको 50 साल हो गए हैं। तो 50 सालों में हमारे सियासतदानों की नाहली कह लें, नालायकी कह लें कि जहाँ कहीं सुकम था आइन में वो 50 सालों में भी उसको दुरुस्त नहीं कर सके। वो अब जो शक का इजहार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ये तरमीम ख़ास शख्सियात के लिए की गई है, सही, कोई किसी आम लोगों के लिए नहीं। फिर ये भी लोगों का एक सवाल है कि जनाब गुज़श्ता 1.25 साल में जितनी भी आइनी तरमीम हुई उनमें से अवाम के लिए कोई तरमीम नहीं हुई, आम लोगों के लिए कोई तरमीम नहीं हुई। पाकिस्तानी लोग जो भूख से बिलक रहे हैं, पाकिस्तानी लोग जिनके मसाइल हैं, जिनकी आमदन कम है, जिनके यहाँ ये मसला है कि वो स्कूल में बच्चे पढ़ाएं या उन्हें खुराक खिलाएं, उनके लिए तो कोई तरमीम नहीं हो सकी। बल्कि जितनी तरमीम हुई वो ख़ास मकासद के लिए की गई और ख़ास लोगों के लिए की गई। इससे पाकिस्तानी कौम ज़ाहिर है उसके जहनों में एक सवाल ज़रूर उभरता है। बिल्कुल सही। बला साहब ये भी ज़रूर जानूंगा आपसे कि आज का बड़ा दिन अहम था, इससे पहले भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, लेकिन आज दोबारा एक ऐसा बिल लाया गया और इंतहाई उजलत के अंदर हम देखते हैं कि सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल के ज़रिए से वो ख़त्म कर दिया गया है, उसका कुछ प्रोसीजर होना बाकी है। तो अब इसका क्या ये मतलब समझा जाए कि जब भी हुकूमत चाहेगी इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके उनसे कहेंगे जी आप डेट दे दें, सदर मुमलिकत का जो एक रोल था वो बिल्कुल माइनस कर दिया गया है। तो क्या इसके असरात होंगे इस तरमीम के आने वाले दिनों में? बड़ी अजीब बात है वाले दिनों में भट्टी साहब, बड़ी अजीब बात है कि ये लोग जो आज खुशी खुशी तरमीम कर रहे हैं ये पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? कि उन्होंने अपना जो इख्तियार है पार्लियामेंट का वो भी सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे दिया है जी। और इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा। इलेक्शन कमीशन को तरमीम का भी इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में हुकूमतें 5 साल के लिए बनती हैं जी, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका ओहदा एक आइनी है। तो जब ये हुकूमत या अगली हुकूमत जाते जाते चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर चेंज करेगी तो वो उनका वफ़ादार होगा, तो वो बाकी लोगों को तंग करेगा। तो उसमें तंग होने वालों में हो सकता है आज तरमीम करने वाले भी शामिल हो जाएं। तो मेरा ख़्याल है कि ये इतना किसी इदारे को बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए कि उसको पूछने वाला ही कोई ना रहे।
कि ना उसको पार्लियामेंट पूछ सके, ना उसको ईवान सदर से कोई पूछगिछ हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरमीम का ज़्यादा नुकसान पार्लियामेंट को होगा और पार्लियामेंटेरियन ने अपने हाथ काट के इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए हैं। बिल्कुल सही। बिलाल साहब, आप मुख्तलिफ शख्सियात से आपके पिछले दिनों में आपकी मुलाकातें रहीं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ मामलात के हवाले से दरख्वास्तें भी आईं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के ऊपर समाअत जारी है। इलेक्शन के हवाले से भी, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से भी वहाँ पर समाअतों का सिलसिला जारी है। तो क्या आप समझते हैं कि जो सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार वापस लिया गया है, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज वाज़े भी किया कि कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, बिल्कुल है, लेकिन हम देखते हैं कि जो कानून पार्लियामेंट बनाती है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते रहे हैं, स्ट्राइक डाउन भी हुए हैं। तो क्या इस कानून को पीटीआई या कोई और जमात या जो पहले से प्रोसीडिंग का सिलसिला जारी है वहाँ पर जो वकील हैं जो इस मामले के अंदर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस मामले को टेकअप कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास ही रहना चाहिए? बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो तरमीम की गई हैं आज, ये कोई आज कानून तो नहीं बन गया। अभी इस पे सदर मुमलिकत के दस्तखत होना है। सदर मुमलिकत इसको वापस भी भेज सकते हैं, तो 24-25 दिन तो वो लटका सकते हैं। तो 24-25 दिनों बाद अगर वो आखिरी दिन वापस भेज देते हैं तो फिर से नए सिरे से हुकूमत को प्रैक्टिस करना होगी। और वो नया सिरा ये होगा कि आप मुश्तरका इजलास बुला के कर लें जी, लेकिन जब तक नया सिरा आएगा मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत सी दूरियां पैदा हो चुकी होंगी। पीपल्स पार्टी इस तरमीम से कुछ ज़्यादा मुतफिक नहीं है। उसकी वजह कि आप पीपल्स पार्टी का हमेशा ये यकीन रहा है कि वो पार्लियामेंट को मजबूत समझते हैं, पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हैं। और आज पार्लियामेंट जब अपना इख्तियार जो है, बिल्कुल सही। बिलाल साहब, फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप मामले खुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के। कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कुंडी साहब, पहले तो आज दिन भर की जो सियासी सूरत थी उसके ऊपर सवाल करने से पहले जानना चाहूँगा, हम पूरी हर तरफ हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मबैन इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि आइंदा आने वाला इलेक्शन दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगी बल्कि एक मुखालिफ जमातों के तौर के ऊपर लड़ेंगे और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तैनाती के ऊपर भी इख्तलाफात हैं। क्या वाकई ही ऐसा है? आज के इत्तेहादी आने वाले दिनों में हरीफ बनने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं नहीं समझता कोई ऐसे इख्तलाफात हैं जो कि कहा जा रहा है, लेकिन छोटे मोटे चीजें देखें सियासी जमातों के दरमियान होती रहती हैं। अभी जो रिसेंटली कश्मीर का इलेक्शन हुआ जिसमें हक तो ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो सीट थी, क्योंकि हम सेकंड नंबर पे थे और बहुत कम वोटों से हमारे कैंडिडेट वहां से जो है उसको हरवाया गया था। लेकिन वहां पर इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन लड़े, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीती और जो हमारे कैंडिडेट उनके हमारे साथ पहले भी 4-5 दफा वहां से इलेक्ट हुए हैं। और उसके बाद जो देखें चीजें ऐसी इख्तलाफात तो मैं नहीं समझता कि ऐसी है। कुछ चीजों पे बातचीत है और ये तो देखें एक पार्टी के अंदर भी और खानदान के अंदर भी चीजें होती हैं, ऐसा इख्तलाफात नहीं है। और जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है ये पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि उन्होंने इत्तेहाद करना है, सीट एडजस्टमेंट करना है, सोलो फाइट करना है। तो ये कबल वक्त है कि पार्टी की इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पे क्या। कुंडी साहब, आपने नून लीग का बड़ा साथ दिया है, बहुत से मसाइल से मुल्क को और नून लीग को निकालने में आपने हेल्प की, और अब चेयरमैन पीसीबी के ऊपर इतने इख्तलाफात आ रहे हैं, वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर बाकी चीजों पे तो इख्तलाफ बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। देखें, हम ये समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की जो मिनिस्ट्री है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनके हेड्स का जो लगाना है वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, लेकिन उसकी मिनिस्ट्री उसकी सिफारिशात भेजती है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे जो पार्टी लीडरशिप ने जो फैसला किया है पीसीबी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और नजम सेठी साहब भी एक अच्छे बंदे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत वसी इख्तियारात हैं, और भी बहुत सी जगह हैं, वो इससे भी अच्छी जगह हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कहीं और जो है एडजस्ट करके तो कोई ग्रीन सिग्नल मिला है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि आने वाले दिनों में ज़कात साहब जो भी आपके उम्मीदवार हों उसको चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट करेंगे, या अभी इस पे मतलब है कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ? नहीं, मैं समझता हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारी मिनिस्ट्रीज हैं,
हमारी मर्जी हम किसको अपॉइंट करें। हमने तो कभी किसी और मिनिस्टर से ये नहीं पूछा कि आपने अपने जो है इस मिनिस्ट्री में किस किस को लगाए, क्यों लगाए, किस वजह से लगाए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो है वो ये चीज जो है वो मेरे ख्याल में समरी जो है हमारे मिनिस्टर साहब ने भेजी है प्राइम मिनिस्टर को, और ये बहुत जल्दी इस पे जो है ज़का अशरफ साहब को सही। फैसल करीम कुंडी साहब ये बताएं कि आपने वो सवाल तो अपनी क़यादत पे डाल दिया, लेकिन आप एक अरसे से सियासत कर रहे हैं, आपके नज़दीक मिल के इलेक्शन लड़ना चाहिए नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, या अलग अलग हैसियत में लड़ना चाहिए? देखें बरला साहब, 12-13 जमातों का इत्तेहाद है और 12-13 जमातों के इत्तेहाद में मुश्किलात होंगी सीटों पे, क्योंकि मैं इस वक्त स्वात में बैठूं, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्वात में जो है समझे कि अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। तो बालाकंड डिवीजन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और गढ़ है, और यहाँ पर अगर हमें बाकी पार्टीज की भी यहाँ पर जो है वो प्रेजेंस है, तो आप मुझे बताएं अगर हमारे इत्तेहाद हो तो हम कौन कौन सी सीट और कितनी सीटें किसके लिए छोड़ सकते हैं, या वो हमारी कितनी सीटें छोड़ सकते हैं। तो बहुत से ऐसे इशूज हैं कि जो मे भी बड़े इत्तेहाद में वो ना हो और सीट एडजस्टमेंट पे बातचीत हो जाए। तो अब डिपेंड करता है कि लीडरशिप क्या फैसले इस पे करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सीट एडजस्टमेंट जो है वो ही फिजिबल होगा इस इलेक्शन के लिए। बिल्कुल सही। ये लगता और इतलात भी थी कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के मबैन गुज़श्ता साल जो डिफरेंट डिस्कशंस जारी रही उसके अंदर ये पॉइंट कहीं तय भी पाया था। चलिए ये वक्त तय करेगा क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहें कि आज जो इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम की गई, सेनेट के अंदर एक बिल मंजूर हुआ, और उसके साथ साथ जो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत कहीं दर्ज नहीं थी, उससे मुतल्लिक भी एक बिल लाकर 5 साल तक उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब भी अब 5 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब भी सिर्फ 5 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। तो दोनों बहुत एक्टिवली दिखाई दे रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में सियासत में हिस्सा लेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी, सियासत में वापसी, जहांगीर तरीन का एक्टिव रोल, तो ये हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर क्या मंजरनामा बनता है वो आप देख रहे हैं, और क्या इसका इंपैक्ट होंगे हमारे इलेक्शन के दिनों में इन दोनों शख्सियात की वापसी से? देखें, पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट का काम ही है कानून साजी करना, और उन्होंने अगर ये एक्ट किया है और उसमें एक सजा का तयन की है, तो मैं समझता हूँ कि एक पार्लियामेंट से हुआ है और पार्लियामेंट इसको एंडोर्स करती है, पार्लियामेंट इसको खत्म करती है, पार्लियामेंट इसको बनाती है, कानून साजी होती है। जहांगीर तरीन साहब पहले भी बहुत एक्टिव थे जब वो पीटीआई के उसमें थे, और अभी भी उन्होंने एक अपनी जमात बना ली है। पॉलिटिक्स में जमातें बनाना, पॉलिटिक्स में एक्टिव होना, इसमें कोई तो हम तो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए और एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन जो पार्टी बनी है उसमें हमें सिर्फ ये है कि उसकी जो वहाँ पे लीडरशिप है चाहे उसके मुकाबले जो पीपल्स पार्टी है या नून है या पीटीआई है या कोई और जमातें हैं, उनके कम से कम हल्कों में वोट्स हैं जो किसी को कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को जितवा सकते हैं, किसी को हरवा सकते हैं। लेकिन ये जो जमात है इसमें मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई इनका भी जो है ऐसा कोई होल्ड है जिसमें वो किसी हल्के में वोट दिलवा सकते हैं। अभी तो इनके सूबों में जमातें अभी तक उसके हेड नहीं बने, बाकी इदारे बने हैं, लेकिन उनमें जो मेजॉरिटी लोग हैं वो थे जो उस वक्त रेड लाइन की बातें करते थे कि हमारे जो चेयरमैन है हमारी रेड लाइन है, तो उन्होंने फौरन रेड लाइन छोड़कर एयरलाइन में बैठ गए। बिल्कुल सही। तो रेड लाइन से आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आईपीपी जो नई पार्टी बनी है उसका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है, उनको वेलकम भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई गर्म जोशी नहीं दिखाई गई आईपीपी के साथ उनको इंगेज करने के हवाले से या मुस्तकबिल के हवाले से कोई डायरेक्शन ऐसी बनाने के लिए कि कहीं इनकी जरूरत पड़े तो बतौर इत्तेहादी लिया जा सके। क्या आप समझते हैं कि आईपीपी मुस्तकबिल में नून लीग के साथ ही कहीं इत्तेहाद करेगी या उनके साथ ज्यादा उनका कंफर्ट लेवल होगा? देखें, ये तो इलेक्शन के बाद इत्तेहाद की बातें हो सकती है कि इलेक्शन के बाद कौन से जो है वो किस जमात के साथ क्या इत्तेहाद हो सकता है, और हम तो इस वक्त फोकस कर रहे हैं अपनी पार्टी पे। हमने पंजाब में, साउथ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की शमूलियत कर रही हैं, और भी जो है हमारे साथ लोग रास्ते में हैं। हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि हम शमूलियत करें, फिर उसके बाद फिर हम इलेक्शन में देखेंगे हम किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं, और इलेक्शन के बाद फिर हम कौन सी जमात के साथ हम जो है इत्तेहाद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप इस वक्त सवात में थे और वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे की कोई तैयारियां हैं और वहां पर भी पीपल्स पार्टी को फाल किया जा रहा है। नाज़रीन, यहां पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल के बाद क्या अब शाहिद खकान अब्बासी भी मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करने की तैयारी कर चुके हैं? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, पाकिस्तान पोस्ट की एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें शहरी, जिसमें बिजली सार्फिन, जिसमें गैस सार्फिन किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों नहीं बल्कि एक सरकारी इदारा जो कि मुल्क भर के अंदर मौजूद है जिसका नाम पाकिस्तान पोस्ट है, उसके हाथों से लुट गए हैं। ये लुटने की दास्तान बड़ी दिलखराश है। मामला ये है कि पाकिस्तान पोस्ट इस वक्त बिजली की तकसीम कार कंपनियों का 26 अरब रुपए से जायद का नादहिंदा है। 3 साल कबल पाकिस्तान पोस्ट ने मुख्तलिफ सार्फिन से मुल्क भर में बिजली के बिलों की मद में, गैस के बिलों की मद में रकम वसूल की, लेकिन मुतलका कंपनियों को ये रकम जमा नहीं करवाई। ये रकम कहाँ गई, ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। अगरचे के वजारत कम्युनिकेशन के मातहत ये इदारा है अब जहाँ से इसके लिए बाज़ाब्ता बजट मुख्तस होता है, मुल्क भर के अंदर इसकी प्रेजेंस है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे मामला ज़रूर हैं, मुबैना तौर के ऊपर पुअर परफॉर्मेंस है जिसके नतीजे में प्राइवेट कोरियर कंपनियां सालाना करोड़ों अरबों रुपए मुनाफा कमा रही है, जबकि पाकिस्तान पोस्ट हर गुजरते दिन के साथ मुआशी बदहाली का शिकार हो रहा है। उन्होंने अपनी मुआशी बदहाली का हल यही निकाला कि जो सार्फिन बिजली के बिल अदा कर रहे हैं उनकी रकम मुतलका कंपनियों को जमा करवाने के बजाय अपने खर्चात पूरे करें, अपना कुछ काम करने की कोशिश करें, लेकिन वो कुछ बेहतरी भी नहीं ला सके और अब इस वक्त 26 अरब रुपए के नादहिंदा भी हैं। कुछ अर्सा कबल वजारत खजाना ने इंटरवीन किया, कुछ रकम की रिकवरी हुई, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने बजाय इसके कि वो पाकिस्तान पोस्ट से रिकवरी करती, उन्होंने उन बिजली सार्फिन के जिनके बिल पाकिस्तान पोस्ट में जमा हुए थे उनको दोबारा नोटिस भेजे कि आपका बिल जमा नहीं हुआ और अगले महीने बिजली की कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए। इसी तरह का एक बहुत बड़ा इस किस्म का एक स्कैंडल इस्लामाबाद में सामने आया जिसकी तहकीकात की हमारे GTV न्यूज़ के रिपोर्टर हैं फैसल अब्बास, बहुत हार्ड वर्कर ये रिपोर्टर हैं। फैसल, आपसे जानना चाहूँगा क्या ये मामला है, कैसे आपके इल्म में ये बात आई कि लोगों के मीटर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? आप मौके पर गए, पाकिस्तान पोस्ट में क्या सूरत हाल थी और लोगों ने किस मसले का आपके साथ उजागर किया उस मसले को, और पाकिस्तान पोस्ट के अंदर लोग क्या कहते हैं कि ये क्यों ऐसी सूरत हाल पेश आई है आवाम के सामने? देखें जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा कि इस मर्तबा जो है वो किसी निजी कंपनी की तरफ से शहरियों को नहीं लूटा गया बल्कि एक सरकारी इदारे ने जो है वो शहरियों को लूटा है, जिसमें अरबों रुपए का बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है। बेसिकली ये जो है वो कराची कंपनी G9 इस्लामाबाद का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जो है वो तकरीबन उस पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी मुल्हिका इलाके हैं वो लोग जो है वो बिल्स जमा करवाते रहे उस पोस्ट ऑफिस के अंदर, और उस पोस्ट ऑफिस ने जो है वो तकरीबन शहरियों के 3 से 4 महीने के जो बिल्स हैं वो मुतलका कंपनियों को जमा नहीं करवाए, वो उसमें जो है वो खुद उसमें खुर्द बुर्द करते रहे हैं। तो हमें पता चला एक शहरी की जानिब से कि जनाब उनके घरों के मीटर जो है वो मुतलका कंपनियां उतारने आ गई हैं। तो जब इस मामले की हमने तहकीक की तो पता चला कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई यानी कि 5 से 4 महीनों के बिल्स जो है वो शहरी पोस्ट ऑफिस कराची G9 कंपनी इस्लामाबाद जो है वहां पर अपने बिल्स जमा करवाते रहे। उस पोस्ट ऑफिस ने जो है वो मुतलका कंपनियों को जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से फिर जो है वो उनके घरों के मीटर उतारे गए। इसमें सिर्फ पाकिस्तान के शहरी नहीं बल्कि जब हम वहां स्पॉट पर पहुंचे तो हमें पता चला कि कुछ गैर मुल्की रिहायशी भी हैं जो कि इस का जो है वो शिकार हुए हैं कि उनके घरों के जो बिल्स हैं वो भी मुतलका कंपनी, इस पोस्ट ऑफिस ने मुतलका कंपनियों को जमा नहीं करवाए। मौके पर पहुंचे वहां पर मुतासरा सार्फिन भी मौजूद थे और आपने पाकिस्तान पोस्ट से जब मौके फासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बताया कि क्या वाकई इन्होंने बिल जमा करवाए थे, ये किसी ने जाली स्टैंप लगा दी, माजरा क्या उन्होंने बताया, मौकिफ उनका क्या था? देखिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जब पोस्ट ऑफिस के अंदर मैंने जानने की कोशिश की और मैं गया तो मैंने जाके मुद्दा यही रखा कि जनाब बात यह है कि शहरी बाहर खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनके 3 से 4 महीने के बिल हैं जो कि ऐड होकर आ रहे हैं और फिर जो है वो दोबारा अपने बिल्स जमा करवाने पर मजबूर हो गए हैं। तो उस पोस्ट ऑफिस के जो हुकाम थे पहले तो उन्होंने मुझे जो है वो 4 से 5 ऑफिसेज के चक्कर कटवाए कि फला बंदे के पास चले जाएं, फला बंदे के पास चले जाएं। जब हम गए तो फिर एक हुकाम ने हमसे तफसीलात शेयर की और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो शहरी हैं इनका GPO मेलोडी के अंदर जो ऑफिस है वहां पर इनकी एप्लीकेशंस गई पड़ी है और वहां पर जो है आप चले जाएं। जब हम मेलोडी के ऑफिस गए तो उन्होंने कहा कि अगर शहरियों ने बिल जो है वो उस पोस्ट ऑफिस यानी कि कराची G9 कंपनी के अंदर जमा करवाए हैं तो फिर किस तरह से हम इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? मतलब ये बड़ा मजाक है, अवाम को रोलिंग स्टोन बना दिया है कि आप उस पोस्ट ऑफिस में जाए, वहां से वापस उस जगह पे जाएं और कोई पुरसाने हाल नहीं है।
बिल्कुल, शहरियों को उस पोस्ट ऑफिस की जानिब से कहा गया कि आप एक जो है वो एफिडेविट लेके आए कि आपने बिल जमा करवाए थे। वो एफिडेविट अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। यहां पर एक शहरी है जिसका नाम जो है वो राना सगीर के नाम से, उसने उसका फरवरी का बिल था 27,260 रुपए, मार्च का उसका बिल आया 20,000 रुपए। लेकिन जो मार्च का बिल आया उसमें जो फरवरी का बिल था वो भी ऐड था। तो फिर जब उसने शिकायत की तो उन्होंने कहा एफिडेविट लेकर आए। बिल्कुल फैसल आपका बहुत शुक्रिया। मेन तफसीलात बता दी। बरलाल साहब का कमेंट लेना चाहूंगा, टाइम भी कम है। बरलाल साहब, मामला माजरा आपने जान लिया, हल इसका मौजूद है, हुकूमत एक्टिव हो। मौलाना असद महमूद साहब इस वजारत के वफाकी वजीर हैं, उनके सेक्रेटरी नीचे काम बड़े एक्टिव हैं, खुरम आगा साहब, सब खामोश हैं। गुजारिश ये है भट्टी साहब, जब सरकारी अदारे लूटना शुरू कर दें तो फिर किसके पास जाएं लोग। अब जिन लोगों ने बिल जमा कराए हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई स्टैंप जाली शाली ला के उनको बिल दिए होंगे, वो लोगों के पास रिकॉर्ड भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे अहलकार जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने, इनकी तो खाल उतार देनी चाहिए कि इतना बड़ा फ्रॉड एक सरकारी दफ्तर में बैठ कर ये कर रहे हैं, तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये जुर्म है, ये इस तरह की सरकारी झोंके हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ख़राब किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप उम्मीद करते हैं कि वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद साहब इसका नोटिस लेंगे। सेक्रेटरी मवासलात खुरम आगा साहब, उसके साथ डीजी हैं हाफिज शकील कुरैशी साहब, आप चेयरमैन भी हैं हाफिज साहब। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अवाम के दुखों का मदावा करें। अगर आप कम नहीं कर सकते तो उनके मजीद दुखों में इजाफा मत कीजिए। लोग बिजली चोरी करते हैं, वो मजे कर रहे हैं। जो लोग वक्त पर बिल अदा करते हैं उनके साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए। नाज़रीन, हम इस इशू को परसू करते रहेंगे ताकि कोई ना कोई इसका सोल्यूशन सामने आना चाहिए। और बिजली की तकसीम कार कंपनियां, गैस कंपनियां अपने मीटर पर दर्ज करें, कंपेन चलाएं कि सार्फिन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में बिल मत जमा करवाएं, चूंकि उनका अदाइयाँ, उनकी वो पेमेंट मुतल्लिका कंपनियों को नहीं करे। जब तक ये मामला तय नहीं होता उस वक्त तक लोग बैंक्स में जाकर अपने बिल जमा कराएं, ताकि जो मजीद उनके लिए मसला बन रहा है मीटर डिस्कनेक्ट होने के नतीजे में, उस मुश्किल से वो बच सकें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मिफ्ता इस्माइल के बाद लगता यह है कि शायद खगन अब्बासी ने भी मुस्लिम लीग नून से अपनी राह जुदा करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उन्होंने पार्टी उहदा पहले ही छोड़ दिया था और आज जब मरकज़ी कौंसिल का इजलास हुआ उसमें वो शरीक भी नहीं हुए। इतलात और इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की गई कि शायद खगन अब्बासी बैरून मुल्क हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि दर हकीकत वो पाकिस्तान में ही थे, इस्लामाबाद में थे, और जहाँ पर वो मौजूद थे जिस वक्त, वहाँ से 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर वहाँ पर ये अहम तरीन इजलास हो रहा था। अब सवाल ये है बरलाल साहब कि शायद खगन अब्बासी साहब बड़े ओपन अंदाज में क्रिटिसाइज़ करते हैं सिस्टम को। उन्होंने एक दिन यहाँ तक कह दिया कि काबीना के अंदर मौजूद जितने लोग हैं उनमें कोई भी अहल वजीर नहीं है जो कि मुल्की मामलात को ठीक कर सके। इसके अलावा भी वो कहते हैं ये सिस्टम ठीक नहीं है, निज़ाम चल नहीं सकता। अब उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो भी हालात हैं उसका ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म होता है, और अब भी वज़ीर-ए-आज़म ज़िम्मेदार है, और वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। तो इसका मतलब है नून लीग पर वो जिम्मेदारी आयद करें। तो आप किस निगाह से देखते हैं कि शायद खगन अब्बासी क्या ये चाहते हैं कि नून लीग की तरफ से उनको कहा जाए कि आप और हम मजीद इकट्ठे नहीं चल सकते, या नून लीग ये चाह रही है कि एक तवील रफाकत है उनके साथ, वो खुद अनाउंसमेंट करें और अपनी राहें जुदा कर लें? भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि शायद खगन अब्बासी की बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर-ए-आज़म ही सरबरा होता है, और वज़ीर-ए-आज़म चूँकि ड्राइविंग सीट पर है तो लिहाजा मुल्की मसाइल का ज़िम्मेदार भी वज़ीर-ए-आज़म को ठहराया जा सकता है। दूसरा, जो काबीना की बात की, मैं समझता हूँ कि वो शायद खगन अब्बासी की बात बहुत हद तक दुरुस्त नहीं होगी। वो इसलिए कि ये हुकूमत जो है, ये चूँकि बहुत सी पार्टियों की मुश्तरका हुकूमत है, तो इसमें ज़ाहिर है उन पार्टियों ने जो जो बंदे नॉमिनेट किए तो उसमें शहबाज शरीफ साहब का कसूर तो नहीं है जी, तो उन पार्टियों का भी हो सकता है। अलबत्ता जो नून लीग के वज़ीर हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने चुने हैं। एक ज़माना था, अच्छा अब निज़ाम की बात कर लें थोड़ी सी। जो शायद खगन अब्बासी का निज़ाम से शिकवा है ना, वो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग एक अरसे से ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि ये निज़ाम जो है ये कुछ भी डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सका। 75 सालों में हमारे यहाँ जब जमहूरियत थी तो यही निज़ाम था, तो जब आमरीत आई तो वो तो वैसी डिक्टेटरशिप होती है, उसमें आप गिला शिकवा क्या करेंगे।
लेकिन जमहूरी निज़ाम में भी जमहूर का ख्याल नहीं रखा गया। सही। जो नतायज आने चाहिए थे वो नहीं आ सके। अब नून लीग की जो पार्टी में पोजीशन है वो देखिए कि एक ज़माने में जो शुमाली पंजाब था वहाँ चौधरी निसार अली ख़ान बड़े अहम ओहदे पर होते थे। फिर मरहूम राजा अशफाक सरवर पंजाब मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल होते थे और शाहिद खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर रहे, वज़ीर आज़म रहे, यानी इतने करीब थे। मगर अब एक पंजाब का जो पोर्शन है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह जो साउथ पंजाब, बला साहब, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते जिसमें आज उन्होंने कहा कि इसहाक डार की टांगे खींचने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। और अगर हम इसका प्रैक्टिकली उनकी स्टेटमेंट की एवेल्यूएशन करें, उनकी इस बात की, ना सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसहाक डार को क्रिटिसाइज किया बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में शाहिद खान अब्बासी भी इसहाक डार साहब को मुसलसल आड़े हाथों ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कैटेगरिकली उनको ये बता दिया गया है कि अगर आपने यही सिलसिला जारी रखा, इस रविश को तर्क ना किया तो आपकी भी पार्टी में अब कोई जगह नहीं है? भट्टी साहब, एक तो मैं जो गुजारिश कर रहा था ना कि अगर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों को देखें तो उनमें से सेंट्रल पंजाब के ज़्यादा ओहदेदार हैं, साउथ पंजाब को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया है। अब आ जाइए मिफ्ता इस्माइल साहब, प्रोग्राम का वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब खत्म हो रहा है। बला साहब, कल हम इस चीज़ को दोबारा डिस्कस कर लेंगे आपके इसको पॉइंट को। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और आज का यही पॉइंट था कि क्रिटिकल टाइम स्टार्ट होने जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के मबैन भी और विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। और लगता ये कि इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल और कुछ सियासी मंजरनामा बन रहा है और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है, बड़ी तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं। और इस सूरत हाल का हम आने वाले दिनों में, यानी कल के प्रोग्राम में भी कुछ इसका हम जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।